2014 के बाद से 4 गुना से ज़्यादा देश के ऊपर जो कर्ज था वो बढ़ गया। कहाँ से? क्योंकि पैसे चुरा के ये लोग इधर उधर जमा कर रहे हैं अपने लोगों के पास कि 1707 में वापस जाओ, औरंगज़ेब के बारे में कुछ बोलो। अब औरंगज़ेब जब तक जिंदा थे तो किसी की मजाल और औकात नहीं थी उनके बारे में चूबी करने की। विश्व गुरु की जो पोजीशन है ना वो दिन भर कम होती जा रही है। और मोदी जी के टाइम में औरंगज़ेब के बाद से अब तक सबसे जो निम्न स्तर पे भारत की जो रेपुटेशन लाने का काम किया है वो मोदी जी ने किया है, मोदी जी की सरकार ने। सबसे ज़्यादा दुनिया की धन संपदा वाला देश भारत था, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश भारत था। तो इसीलिए वो आखिरी बादशाह ऐसे थे जब भारत विश्व गुरु था उनके समय तक, इसलिए उनको याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प साहब ने तो बिल्कुल ही ऐसा काम कर दिया जबकि मोदी जी की हर जगह जो है ना बेइज्जती ही बेइज्जती हो रही है। कहीं वो मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं मोदी जी। अब जो लूटमारी की, जो देश का सब धन लूट के आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने पास ले जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से तो ठीक पॉलिसी तो है। अब कब्र तो एक देखने में तो एक पत्थर का टुकड़ा ही होता है ना, छोटा सा, जाके उस पर आप लात मारो, उस पर कुछ भी करो या उसको तोड़ दो। हमारे देश के ऊपर जो डेट था वो 55 लाख करोड़ का था, अब 280 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। लौट के तो सभी को अपने घर ही जाना है ना, मोदी जी को भी जाना है लौट के, लेकिन बीच में जो लोग अपराध करते हैं उनको एक दूसरे घर से होके अपने घर जाना पड़ता है, और वो है जेल। जिन लोगों ने आपराधिक गतिविधियां की हैं भारत देश के जनता के नौकरों के रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, जो भी हो, तो उनको घर जाने से पहले सबको जेल की भी एक अपनी जो विजिट है या स्टे है वो भी करना पड़ेगा, ऐसा हमारा कहना है, हमारा दावा। अनबन तो है। देखिए अब जब होड़ ये लगी हुई है कि सबका काम तो यही हो गया इस वक्त, 2014 के बाद दूसरी सरकारें भी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही होता है और कोई काम होता ही नहीं है। हर काम के पीछे पैसा चुराना ही मेन मकसद होता है। ये ऐसी धारणा बनती जा रही है लोगों के मन में, और उस धारणा के सबूत भी बहुत सारे हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर जो डेट था वो 55 लाख करोड़ का था, अब 280 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। मोदी जी के जो जिसको हम कौन सा काल कहते हैं, अमृत काल में 2014 के बाद से 4 गुना से ज़्यादा देश के ऊपर जो कर्ज था वो बढ़ गया। कहाँ से? क्योंकि पैसे चुरा के ये लोग इधर उधर जमा कर रहे हैं अपने लोगों के पास। तो ये जो काम है ये लूटामारी का काम है। तो आपस में आपने देखा होगा ना, डकैतों के गैंग में भी आपस में गैंग वॉर हो जाती है कई बार कि मेरा हिस्सा इतना होना चाहिए, मेरा हिस्सा इतना होना चाहिए। तो ये लुटेरों के गैंग में जैसे लड़ाई होती है आपस में लूट के माल को, बंटवारे को लेके, ये जो लूट का माल जो हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग करते हैं उनमें भी आपस में लड़ाई होती है कि हमने लूट के माल में हमारा ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। उसको लेकर विभिन्न जगहों पे लड़ाई तो है ही, और दिल्ली और विभिन्न राज्यों के बीच में भी लड़ाई है, राज्यों के अंदर भी लड़ाई है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लड़ाई है कि मैं ज़्यादा पैसा लूटूंगा या तुम लूटोगे, या जो लूट का माल आया वो बटेगा कैसे। तो ये बुनियादी वजह है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मशीनों के ज़रिए जो चुनाव जीते गए हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान को 1 मिनट में साइडलाइन करके एक अनजान व्यक्ति को बना दिया जाता है। राजस्थान में ऐसा ही हुआ, उड़ीसा में ऐसा ही हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। ये प्रवेश वर्मा जी कितना ज़्यादा दुखी से नज़र आते हैं रोज़। अब वो तो बिल्कुल माने बैठे थे कि हमसे ज़्यादा तो कोई कैपेबल ही नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो केंद्र है, मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर चाहते हैं जिनका कुछ अपना बेस ना हो, जिनकी कोई अपनी स्टैंडिंग ना हो, और जब लूट का माल बचे तो कोई भी कुछ प्रोटेस्ट ना कर पाए, चुपचाप मोदी जी और अमित शाह जी के सामने नतमस्तक रहे। नहीं, सरकार की जो मंशा होती है, जो उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही ठीक है। जो लूटमारी की, जो देश का सब धन लूट के आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने पास ले जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से तो ठीक पॉलिसी तो है। वक्फ बोर्ड के पास भी इतनी संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड के पास तो नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड जिन्हें मैनेज करता है जिन संपत्तियों को, तो देश के जो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने बच्चों का हक काट के या अपना पेट काट के जो संपत्तियां गरीबों के लिए अल्लाह के लिए दी हैं, वो लूटने के
की नज़रिए से जो भी ये बिल ला रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक ला रहे हैं ना। लूट मार के लिए तो इससे अच्छा जो प्रपोजल आ रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सोच समझ के लूटमारी करने के लिए ये बिल में प्रपोजल चेंजेस जो आ रहे हैं वो ला रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो सबसे अच्छा यही हो सकता है लूट मार करने के लिए। नहीं, बवाल कबर पे नहीं हुआ। देखो, देश में इस वक्त जो शेयर मार्केट में इस वक्त जो हो रहा है ना, उसको देख के जो अपने आप को चतुर्वर्ण व्यवस्था है ना, उसमें जो अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण व्यवस्था 3 जो लोग मानते हैं, शेयर बाजार में तो सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो वो भी ये कहने लगे हैं कि भाई हम लोगों का भी हिस्सा छीना जा रहा है, हम लोगों के घर में भी डकैती मारी जा रही है। तो अब उनको बात ये समझ में आ रही है, जो अम्बेडकरवादी कह रहे थे ठीक ही कह रहे हैं, तो वो भी मोदी जी के और अमित शाह जी के खिलाफ हो रहे हैं। गुजरात के मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन ये सब बेईमानी और लूट मार कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो भी हो रहे हैं। तो अब उनका ध्यान बटाया कैसे जाए। उस तरफ ट्रम्प साहब ने तो बिल्कुल ही ऐसा काम कर दिया है कि मोदी जी की हर जगह जो है ना बेइज्जती ही बेइज्जती हो रही है। कहीं वो मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं मोदी जी। अब एकदम उन्होंने साष्टांग किया हुआ दिखा दिया अपने आप को ट्रम्प साहब के आगे। तो अब इन सब बातों से बचने का क्या रास्ता है कि 1707 में वापस जाओ, औरंगज़ेब के बारे में कुछ बोलो। अब औरंगज़ेब जब तक जिंदा थे तो किसी की मजाल और औकात नहीं थी उनके बारे में चूबी करने की। अब कब्र तो एक देखने में तो एक पत्थर का टुकड़ा ही होता है ना, छोटा सा, जाके उस पर आप लात मारो, उस पर कुछ भी करो या उसको तोड़ दो, पत्थर तो जवाब दे नहीं सकता आपको, वापस दे सकता है? जब औरंगज़ेब साहब जिंदा थे, जब किसी की औकात और हैसियत नहीं थी, अब पत्थर पे जाके आप कुछ भी करो, पत्थर तो जवाब देता नहीं है। कुछ करो, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन पत्थरों पे ही कर सकते हो तो वहीं करोगे ना, करो। नहीं, औरंगज़ेब साहब का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन औरंगज़ेब साहब की बात की जाए ना, उनकी खबर पे जाके लात मारने से, उसको तोड़ देने से क्या होगा? वो तो पत्थर की है। हाँ, औरंगज़ेब साहब का मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उसकी वजह यह है कि जब उनका शासन था, जब तक उनका शासन से, उससे पहले भी अशोक से लेके और औरंगज़ेब तक, भारत जो है विश्वगुरु था। सबसे ज़्यादा दुनिया की धन संपदा वाला देश भारत था, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश भारत था। तो इसीलिए वो आखिरी बादशाह ऐसे थे जब भारत विश्वगुरु था उनके समय तक, इसलिए उनको याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनके बाद विश्वगुरु की जो पोजीशन है ना, वो दिन भर कम होती जा रही है। और मोदी जी के टाइम में औरंगज़ेब के बाद से अब तक सबसे जो निम्न स्तर पे भारत की जो रेपुटेशन लाने का काम किया है वो मोदी जी ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया। कौन है व्यक्ति मुझे ये नहीं पता, इसलिए मुझे उनके बारे में तारुफ बताइए पहले। सैयद सलार रिजवी कौन है? सूफी, तो उनके नाम पर मिला। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, वो आज हैं? नहीं है ना आज, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था। वो कहाँ हैं? वो तो आज हानि हो चुके हैं। अब फिर वही बात है, उनकी कब्र पे जाके आप कुछ भी करो, बदतमीजी, ये अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने ही तो बहादुर हैं ये। जब वो थे तो उनकी कितनी इज्जत थी। अब वो कहाँ हैं? कौन है, कहाँ है? नहीं है ना। ये तो उनकी जो आज तक इतनी फॉलोइंग है, अब ये इनके किसी नेताओं की तो इतनी है नहीं, तो क्या करेंगे। और जब वो थे तो उनके सामने भी कोई नहीं खड़ा होता था, सब रिस्पेक्ट से ही झुकते थे उनके सामने, क्योंकि उनके कारनामे इतने बड़े थे, उनके गरीबों के प्रति कारनामे इतने बड़े थे, हर एक को ध्यान रखने का कारनामा बड़े थे। तो इसीलिए औरंगज़ेब हैं कहाँ? आज हैं? नहीं है ना। उसी तरीके से सालार रिजवी साहब आज हैं? नहीं है ना। तो हमें मुद्दे पे रहना चाहिए। मुद्दे से जैसे ही भटकेंगे, हम जैसे ही मनुवादियों के मुद्दे पे, उनकी पिच पे बैटिंग करना शुरू करेंगे, हमारा बुरा ही हशर होगा। इन लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए ना। इनकी औकात नहीं है किसी की कि ये उस टाइम पे जाके लोगों के सामने कुछ भी कर सके। उस समय तो इनके वीर गाथाएं लिख रहे थे सबकी, सबसे बड़े चमचे बने हुए थे सब मुगलों के। ये कौन नहीं था मनुवादी चमचा मुगलों का, बताओ मुझे आप। तो थे ना। आज जब वो चले गए तो उनकी कब्रों पे लात मार रहे हैं। शर्म का और इनका आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं। मनुवादियों की तो यही सबसे बड़ी जीत है। संजय रावत साहब एक तरह से मनुवादी मानसिकता के लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप जीत रहे हो। वो तो चाहते ही देश का बंटवारा करना है ना। वो भारत को तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसमें उन्हें पता है कि कहाँ के लोगों को हमें नाराज करके देश से दूर करना है। लेकिन जो
जिन लोगों को वो नाराज़ करना चाहते हैं, जैसे साउथ के लोगों को वो नाराज़ करना चाहते हैं। साउथ के लोग कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नाराज़ करना चाहते हैं। आरएसएस के सारे लोग इस काम पे जुटे हुए हैं। कश्मीर के लोगों को नाराज़ करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को नाराज़ करना चाहते हैं, गुजरात के बॉर्डर के लोगों को नाराज़ करना चाहते हैं, राजस्थान के बॉर्डर के लोगों को नाराज़ करना चाहते हैं, उत्तराखंड के जो ट्राइबल्स हैं उनको नाराज़ करना चाहते हैं। आरएसएस तो दिन रात इसी काम पे जुटी हुई है। लेकिन ये सब लोग भारत को प्यार करते हैं। उनको पता है कि ये बेईमान लोग हैं, इनका तो समय थोड़ा छोटा है अभी, ये सब जेलों के पीछे मिलेंगे। भारत थोड़ी तोड़ना है हमें। अगर मनुवादी भारत को तोड़ने में कामयाब हो गए तो हम अम्बेडकरवादी क्या कर रहे हैं? इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। बिल्कुल भी भारत को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये कितनी ताकत लगा लें, कितनी ताकत लगा लें, कितने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लें। हिंदी के नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है इन्हें, औरंगज़ेब के नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है इन्हें, ट्राइबल्स के नाम पे कंट्रोवर्सी, कुकी और जो के ऊपर कंट्रोवर्सी करनी है, नागाओं के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, लद्दाख में लोगों के जो रहते हैं उनके लोगों के नाम पे, पंजाब के पंजाबियों के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है इन्हें, हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है इन्हें। इसीलिए तो सरदार पटेल साहब ने बैन किया था आरएसएस को। किया था कि नहीं किया था? इसीलिए किया था। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो 22 फैमिलीज हैं, पूरी तरीके से 22 फैमिलीज के कंट्रोल में है। पाकिस्तान देश जो है ना मनुवाद की सबसे बड़ी मिसाल है। अब आप लोगों को इस बात को सुन के हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई है। वहाँ की जैसे यहाँ जमींदारी एक्ट खत्म हो गया ना, वहाँ खत्म हुआ है? अभी तक नहीं हुआ ना। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुवाद चल रहा है वहाँ पे। और दुख की बात यह है कि वो मनुवाद इस्लाम के नाम पे चल रहा है। वहाँ के लोगों के तो 22 लोगों के हाथ में ही ना, 22 फैमिलीज के हाथ में पूरे पाकिस्तान की हर एक जो संपदा है वो है। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। तो मनुवादियों ने बनाया था, मनुवाद की मिसाल है वो। उससे आप उसको मनुवाद से नापो उसे। देखिए, तालिबान फिर एक बहुत अच्छा शब्द है। फिर वही मैं तालिबान स्टूडेंट्स को बोलते हैं जो ज्ञान के इच्छुक होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, तालिबान उन्हें बोलते हैं। अब कोई बुरा काम कर रहा हो कोई स्टूडेंट, जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स ही थे लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट बुरे हो गए। तालिबान एक बहुत अच्छा शब्द है, उसको हमें रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। स्टूडेंट का नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तो तालिबान दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तो ये सब बातें उन्हीं से करनी चाहिए आप लोगों को जो सच्चाई को नहीं जानते और सच्चाई को बोलने की जुर्रत नहीं रखते। मुझसे बात करें ना तालिबान के बारे में लोग, सबसे अच्छा शब्द है। मैं ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट और तालिबान रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर। अब मेरे से बात करें, आके मुझसे डिस्कस करें।